डियर स्टूडेंट्स, पारिस्थितिकी तंत्र के या पर्यावरण के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कल के क्लास में जिन चीज़ों को देखा था या पढ़ा था वो था का पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हैं और ये पर्यावरण से किस रूप से भिन्न है। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि बहुत सूक्ष्म अंतर है दोनों में, पर्यावरण शब्द में, पारिस्थितिकी तंत्र में। और उस सूक्ष्मता को समझने के पश्चात हम लोग आगे का सफ़र आज से तय कर रहे हैं और इसमें ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा विषय है पढ़ने का वो वास्तव में वन पारिस्थितिकी तंत्र है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स है। लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्या है, वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोग पहले ये जानें कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार का होता है, यानी काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स के अंतर्गत ही फॉरेस्ट सिस्टम एक उसका भाग है। ठीक है, यहाँ पर जो बोर्ड में हमने फ्लो चार्ट बनाया आपको कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार है उसको दो भागों में बांटा है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन एक और पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसको हम लोग मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। लेकिन हम उसको यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं कि जनरली पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो परिभाषा दी जाती है, यह कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक घटना है, एक नेचुरल फिनोमेना है। जो इकोसिस्टम का निर्माण होता है वो मनुष्यों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि बाय नेचर जो है सारी चीज़ें व्यवस्थित है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक जो है अंतःक्रिया कर करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य इसमें एक अंतःक्रिया का पार्ट है। इसी कारण से मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का हमने इसमें उल्लेख नहीं किया है। लेकिन वास्तविक बात यह भी है कि मनुष्यों के द्वारा भी इस विज्ञान के दौर में अलग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर लिया जाता है। जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उस प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रहते हुए भी अपने सुविधा के लिए मनुष्य मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लीजिए कि प्राकृतिक रूप से क्या है कि पेड़ पौधे पैदा होते हैं और उनके उत्पाद पर मनुष्य जीवित रहता है, और जो ऊर्जा का संचार है या जो खाद्य श्रृंखला है वो इसके अनुरूप काम करती है। लेकिन जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो फिर क्या हुआ, नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, नए नए तकनीकों का आविष्कार हुआ, और इन यंत्रों और तकनीकों के माध्यम से हम उस पारिस्थितिकी तंत्र के विनाशक भी बन गए और ऐसी परिस्थिति में अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण कर लिया जिसको हम लोग मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तान में मानवीय बसावट बहुत दुरूह होता है, मनुष्य जो है बहुत कम रहते हैं। लेकिन आज के समय में बड़े बड़े जो रेगिस्तानी इलाका हैं, जैसे कालाहारी का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है या अरब का मरुस्थल है, ये किसी समय में जो था वो एक प्रकार से जनविहीन था, या जन रहते भी थे, लोग रहते भी थे तो बहुत अल्प मात्रा में रहते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखिए तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, और ये सब किस कारण से हुआ, तो मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया गया। जैसे जल नहीं था तो समुद्री जल को फ्रेश करके उसको पीने योग्य बनाया गया, बहुत गर्मी थी तो एयर कंडीशंस का पूरा घर ही बना दिया गया, बारिश नहीं होती थी तो आर्टिफिशियल बारिश करके जो है वो शस्य श्यामला भूमि परिवर्तित कर दी गई, और एक विशाल रेगिस्तान जो है वो शस्य श्यामला भूमि में परिवर्तित होता चला गया। तो ये जो निर्माण हुआ पारिस्थितिकी तंत्र का, ये पूरी तरीके से मानव निर्मित हुआ। लेकिन ये अस्थायी नहीं हो सकता है, ये आज न कल जो है डिस्ट्रॉय, चूंकि प्रकृति जिस ढंग से चलती है उसके अनुरूप ये नहीं है। इसी ढंग से अपने घर में आप ले लीजिए, आपके शहर में बहुत गर्मी पड़ रही है तो आप क्या करते हैं, एसी लगा लेते हैं।
तो एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित कर लिया। बहुत ठंड पड़ रही है तो आप रूम हीटर लगा लेते हैं, तो बाहर का पर्यावरण दूसरा, आपके घर का पर्यावरण दूसरा, बाहर का टेम्परेचर दूसरा, आपके घर का टेम्परेचर दूसरा। तो ये क्या होता है, आप महसूस कीजिए, क्षणिक होता है। जब तक वो मशीन चल रही है तभी तक उस प्राकृतिक वातावरण से हट करके दूसरे वातावरण का निर्माण आप कर पाते हैं, और प्राकृतिक वातावरण में किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है। वो बाय नेचर जो है अपने रंग रूप को दिखाता रहता है हमेशा। तो यही कारण है कि इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का हमने वर्णन नहीं किया है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार का जहां तक प्रश्न है तो हम लोग निश्चित रूप से दो प्रकारों का अध्ययन करेंगे, एक स्थलीय पारितंत्र और दूसरा जलीय पारितंत्र। फिर एक प्रश्न उठ जाएगा आपके सामने कि सर वायु पारितंत्र का क्यों नहीं आपने इसमें लिखा। तो इसका जवाब ये है कि वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, ये भी जैव मंडल का एक भाग है, लेकिन इस मंडल में अस्थायी रूप से जीवन संभव नहीं है। आप हवाई जहाज पे एक निश्चित समय तक ही रह सकते हैं, पक्षी एक निश्चित समय तक ही उड़ सकती है। इन दोनों को जो है एक न एक समय स्थल पे आकर के अपना वास ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए अस्थायी जीवन यापन नहीं रहने के कारण जलमंडल वायुमंडल के पारिस्थितिकी तंत्र का हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जीवन जहां पर संभव है वो दो ही मंडल है, एक स्थल मंडल और दूसरा जल मंडल। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर्स के नाम से हम लोग भी जानते हैं और जल मंडल को हाइड्रोस्फीयर्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में कि इनमें क्या क्या चीज होती है, ठीक है। तो अब देखिए, जहां तक स्थल मंडल का प्रश्न है तो ये 4 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 4 भागों में। एक वन पारिस्थितिकी मंडल, यानी फॉरेस्ट का एक अलग पारिस्थितिकी है, एक अलग इकोसिस्टम्स है, जो हमारे आज के क्लास का अध्ययन का विषय है, ठीक है। इसके अलावा घास पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका एक अलग इन्वायरमेंट है, एक अलग पर्यावरण है। तो उसको हम लोग अलग ढंग से, इसमें वैश्विक स्तर पे बहुत सारे अलग अलग घास के मैदान पाए जाते हैं जिसकी विशेषताएं अलग अलग है, जहां अलग अलग पादप उगते हैं, अनाज पैदा किए जाते हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो है जानवर पाए जाते हैं। तो एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा। मरुस्थल का अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र है, और यहाँ के भी पादप और जंतु जो है अलग अलग प्रकार के होंगे, यहाँ के तापमान अलग होगा, वर्षा के रूप अलग होंगे। टुंड्रा जो सबसे शीत क्षेत्र है उसका भी एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो इस प्रकार से 4 पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन स्थलीय भागों में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब वन का है तो जो पढ़ने जा रहे हैं तो उष्णकटिबंधीय वन कहलाएगा, शीतोष्णकटिबंधीय वन कहलाएगा, शंकुधारी वन कहलाएगा, नहीं ट्रॉपिकल इकोसिस्टम, टेम्परेट इकोसिस्टम, कॉनिफेरस इकोसिस्टम्स। तो ये सभी फौरन पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें डिटेल से इस पे देखेंगे। अब जहां तक जलीय का है तो इसको 3 भाग में बांट कर अध्ययन कर रहे हैं। एक अलवणीय यानी मीठा पानी का, तो नदी का जो इलाका है, झील का जो इलाका है, ये सब मीठे पानी के स्रोत हैं। या फिर जो बर्फ जहाँ जमा हुआ है उसका इलाका है, ये सब मीठे जल के स्रोत है, तो उसका एक अलग इकोसिस्टम होगा। लेकिन खारे पानी का यानी जो समुद्री पारितंत्र है उसका अलग इकोसिस्टम्स होगा। एक ऐसा भी पारितंत्र है जिसमें दोनों मिक्स है, खारा मीठा पानी दोनों, तो उसको हम लोग जो है वो संक्रमणकालीन यानी ट्रांसनल इकोसिस्टम्स के नाम से जानते हैं। तो ये डायग्राम बताने का मेरा मूलभूत उद्देश्य ये था आपको कि आज से पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र का प्रकार पढ़ रहे हैं आप, और चूंकि एक बहुत वाइड बहुत बड़ा विषय है, उसको संभव नहीं है कि एक दिन में सभी को हम बता दें, बारी बारी करके बताएंगे। तो आज के क्लास की महत्ता ये है कि आप अपने मस्तिष्क में ये बैठा लीजिए कि हमको पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार पढ़ना है, काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स पढ़ना है, और वो 2 प्रकार के होते हैं। दोनों में पुनः विभाजन होता है। प्रथम में जो स्थलीय है उसमें 4 प्रकार होते हैं और दूसरा जलीय में 3 प्रकार होते हैं। तो यानी 4 और 3 7 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र इस धरती पर पाए जाते हैं, और 7 प्रकारों को हम लोग को अलग अलग से अध्ययन करना है। तो ये आज के क्लास में ये 7 काइंड्स आप अपने दिमाग में रखिए, और ये समझिए कि हमको प्रतिदिन एक एक प्रकार जो है इकोसिस्टम्स का अध्ययन करना है। तो आज के क्लास में हम शुरू करते हैं कौन?
तो वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इसको लिखना है, लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि जैसा कि अभी भी मैंने आपको कहा कि अब हम लोग को देखना यह है सिर्फ आज के क्लास में कि वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स। तो जहां तक वन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रश्न है तो वन जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसके निर्माण में जो चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो तापमान, आर्द्रता और मृदा। तापमान, आर्द्रता और मृदा। यानी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और स्वर। और ये तीनों चीज के विभिन्नता के आधार पर तीन प्रकार के वन होंगे। ठीक है, तीनों का वर्णन करना क्यों जरूरी है वो भी समझाते हैं, तब पता चलेगा। पहला उष्ण कटिबंधीय वन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे मिश्रा जी? वेरी गुड, अब तो गलत नहीं होगा। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दूसरा क्या होगा? वेरी गुड, शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। और तीसरा कहलाएगा शंकुधारी वन। शंकुधारी वन जिसका इंग्लिश होगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें जो चीजें हैं जो जानना है कि जो वन का निर्माण होता है, वन पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, वो कैसे बनता है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में तीन चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसमें पहला चीज है तापमान यानी टेम्परेचर। यहां पर तापमान का अर्थ क्या है? तापमान का डायरेक्ट अर्थ यह है कि सूरज का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, क्योंकि धरती पर तापमान के लिए एकमात्र स्रोत है सूर्य प्रकाश, और किसी दूसरे स्रोत से धरती के तापमान को हम न घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं अस्थायी रूप से। अब पूर्व के क्लास में हम लोग देख लिया था कि तापमान कितना होना चाहिए।
तो उसमें हम लोग देखा था कि 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 185 डिग्री या 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में ही सामान्य रूप से पादप और जंतु पाए जाते हैं। कुछ रेयर पादप और जंतु ऐसे हैं जो इस तापमान से नीचे या इस तापमान से ऊपर भी पाए जाते हैं, तो उसका संख्या बहुत कम है और उसका महत्व काफी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्यों टेम्परेचर आवश्यक है? तो टेम्परेचर इसलिए आवश्यक है कि पादप के खाने के लिए, चूंकि पादप क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स होता है, स्वपोषी होता है। स्वपोषी का अर्थ क्या हुआ कि जो अपना भोजन खुद बनाए, और इस भोजन को बनाने के लिए वो बाहर से दो चीजों को लेता है, एक सूर्य प्रकाश और दूसरा जो है CO2, तीन चीज लेता है, सॉरी, जल, और उसके पास जो होता है वो क्लोरोफिल्स होता है। तो वो क्लोरोफिल्स और CO2 और जल की उपस्थिति में ये सन रेज से यानी तापमान से जो है वो खाना बनाता है और उसका मंड यानी स्टार्च तैयार होता है। और चूंकि ऑटोट्रॉफ्स पर ही, पादप पर ही नीचे वाले जितने, जैसे कल की क्लास में दिखाया था कि जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तो जो उपभोक्ता है जिसके तीन रूप थे, है ना, वो सभी के सभी इसी उत्पादक पर निर्भर है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि टेम्परेचर कितना महत्वपूर्ण है वन के लिए। क्लियर? अब देखिए साहब, टेम्परेचर हर जगह एक प्रकार का नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो वैसी परिस्थिति में अलग अलग पौधे भी पाए जाएंगे, और इस ग्राउंड पर उस पादपों में विविधता भी पाई जाएगी। और अगर पादप में विविधता अधिक होगी तो जंतु भी अधिक होंगे, पादप में विविधता कम होगी तो जंतु भी कम होंगे। यानी अगर तापमान अधिक रहा तो जैव विविधता अधिक रहेगी, तापमान कम रहेगा तो जैव विविधता कम होती चली जाएगी। ये विज्ञान हमें बता रहा है। क्लियर? अब देखिए साहब, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का अर्थ क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर, वायु में जल की उपस्थिति को ही आर्द्रता बोलते हैं। और ये क्यों जरूरी है? तो शुद्ध रूप से जल पौधे के उत्पादन के लिए अनिवार्य है। बिना जल की उपस्थिति में पौधा उत्पन्न ही नहीं होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जल की उपस्थिति में ही सूर्य प्रकाश के कारण वो अपना भोजन बनाता है। किससे? CO2 से। तो एक तो उसकी उपयोगिता जल की ये हो गई, लेकिन वायुमंडल में भी जल अनिवार्य है, जिसको आर्द्रता बोलते हैं। वो क्यों? कि जब पादप जन्म ले लिया तो उसके ग्रोइंग में, उसके विकास में आर्द्रता अनिवार्य है। अगर वायु ह्यूमिड नहीं होगी तो फिर पौधा जो है वो ऊंचाइयों को छुएगा ही नहीं, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। तो इस कारण से आर्द्रता, चूंकि वन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए वन के लिए आर्द्रता जरूरी है। और मृदा, तो मृदा के बहुत सारे रूप हैं और हर मृदा में जो है वो पादप का पाया जाना संभव है, लेकिन उसकी विविधता अलग अलग होगी। जो बहुत उपजाऊ मृदा होगा वहाँ पादप ज़्यादा पाए जाएंगे, जो कम उपजाऊ मृदा होगा वहाँ पादप कम पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से छात्रों, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो वन के निर्माण में महती भूमिका निभाती हैं, और ये तीनों में विभिन्नता पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तापमान, आर्द्रता और मृदा एक प्रकार का नहीं है इस धरती पर, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसी कारण से जो है तीन प्रकार के वनों का विकास इस धरती पर हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, शीतोष्ण कटिबंधीय यानी टेम्परेट, और शंकुधारी यानी कॉनिफेरस। अब देखिए कि ये जो तीनों पैदा हुआ है, ये इन तीनों की विभिन्नता के आधार पर, ठीक है, कैसे? तो ये जो चीज पाई जाएगी आपको उष्णकटिबंधीय, ये निम्न अक्षांश में पाई जाएगी।
हम समझाते हैं, सब घबराइए नहीं, बहुत प्यार से समझिए तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसका इंग्लिश क्या होगा अमित? बोलिए। लैटिट्यूड। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय है ये पाया जाएगा मध्य अक्षांश में। कहां पाया जाएगा? मध्य अक्षांश में, यानी मिडिल लैटिट्यूड में। ठीक है। और ये शंकुधारी जो पाया जाएगा वो उच्च अक्षांश में, उच्च अक्षांश में, यानी हाई लैटिट्यूड में। HIGH हाई, LATITUD लैटिट्यूड। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई आपको? यस सर। बोलिए नहीं आई तो बता दीजिए कि निम्न अक्षांश लो लैटिट्यूड का क्या मीनिंग्स है? मिडिल। हमने कहा कि उष्ण कटिबंधीय वन जो पाया जाएगा वो निम्न अक्षांश में, लो लैटिट्यूड में। उसके बाद हमने कहा कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो पाया जाएगा वो मध्य अक्षांश में, मिडिल लैटिट्यूड में। उसके बाद हमने कहा कि शंकुधारी यानी कॉनिफेरस जो वन पाया जाएगा वो उच्च अक्षांश में, हाई लैटिट्यूड में। हमने आपसे पूछा, आप समझे? आपने कह दिया कि हाँ। सब कैसे क्या बोल देते हैं कि हाँ। देखिए पढ़ाई एक्चुअली में क्या है, सारी बातें तो पुस्तक में लिखी हुई है। पढ़ाई क्लासेस का इंपॉर्टेंस है कि आंख से आंख मिला करके बातों को समझना। ठीक है। अगर आंख से आंख मिला करके बातों को समझते हैं तो ये अस्थायी रूप से आप समझ जाते हैं और फिर ये मेमोरी में बस जाता है आपके। चीजें समझ में नहीं आती है इसीलिए याद नहीं होता है। चीजें अगर समझ में आ जाए तो फौरन याद हो जाती है। शक्ल अच्छा लगता है तब ना मोहब्बत होती है। अगर शक्ल ही अच्छा नहीं लगा, बोलिए कुत्ता बिल्ली से मोहब्बत करेंगे, पागल हो गए हैं आप। ऐसा कभी होता है? लड़की से करेंगे सर? ठीक है। तो इसीलिए बातों को समझिए। तो उष्ण कटिबंध हमने कहा निम्न अक्षांश, दोनों इंटरलिंक्ड है। अगर आप उस कटिबंध समझ जाएंगे तो निम्न अक्षांश भी समझ जाएंगे। आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंध किसको बोलते हैं? उष्ण कटिबंध समझने के लिए आपको पृथ्वी का एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ जाइए। क्लास चले लंबा कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या हुआ? मिडिल। क्या मिडिल? एक रेखा हमने खींची, इस रेखा का नाम है मिडिल लैटिट्यूड, इसको बोलेंगे। ऐसा नाम कुछ है क्या? चलिए आपके दिल को खुश रखने के लिए मान लेते हैं कि ठीक है मिडिल में है इसलिए मिडिल लैटिट्यूड। इसका नाम है, क्या नाम है ऋतु रंजन? 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? वाह, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है? ठीक है, तो इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये बोलते हैं। अब देखिए यही इस साल के बीपीएससी का क्वेश्चंस है, समझ गए? फिर फंसेंगे हम लोग और वो हमेशा विवाद बना रहेगा। चलिए उसमें हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो 90 रेखाएं जो हैं इधर हैं और 90 रेखाएं इधर। ठीक है, तो सभी रेखाओं का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उसमें एक रेखा जो है 23.5 डिग्री इधर है, 23.5 डिग्री इधर है। एक रेखा 66.5 डिग्री इधर है, 66.5 डिग्री इधर। ठीक है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। ये नॉर्थ कर दीजिए। ठीक है, आइए साउथ कर दीजिए। डिग्री साउथ है ना।
अब यहीं पर आपको समझना है। कहाँ पर समझना है? यहीं पर। क्या समझना है साहब? समझना ये है कि ये कटिबंध का, जोन का निर्माण हो रहा है। किसका? जोन, कटिबंध। और जोन बनने का कारण क्या है? तो सिर्फ एक कारण है, वो है सूरज का प्रकाश। आपको पता है कि सूर्य पूरे वर्ष में यहां से यहीं तक गमन करता है। न 23.5 डिग्री नॉर्थ से ऊपर जाता है, न 23.5 डिग्री साउथ से नीचे आता है। इसीलिए ये जो इलाका है 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23 डिग्री नीचे, ये उष्ण हो जाता है, हॉट हो जाता है। अब बात समझ लीजिए। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। कितना प्यार से समझाया आपको। सर सूर्य किस तरफ रहेगा, ऊपर है कि नीचे? नहीं, साल भर रोटेट करता रहता है, तो एक अलग विषय है। जो मई का महीना होगा वो बीचों बीच में होगा आपके कंटेक्स्ट में, और मई से आगे बढ़िएगा तो सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, ठीक है। और जनवरी से फिर फरवरी की तरफ बढ़िएगा तो सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। लेकिन ना इसके आगे बढ़ेगा वो, ना इसके आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश इस क्षेत्र में सालों भर एक समान पड़ रहा है, बाकी इसके ऊपर तिरछा पड़ रहा है, इसके ऊपर तिरछा पड़ रहा है। अब बात समझ में आएगी? तो इसी कारण से ये जो क्षेत्र हुआ ना सर, इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं ये उष्ण कटिबंध। यहाँ सालों भर जो है वर्षा होगी, सालों भर तीव्र तापमान होगा, ह्यूमिडिटी भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि 23.5 से 66 डिग्री, तो इसमें जो पाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उतना वर्षा नहीं होगी जितना उसमें हुआ है। तो ये जो आपको हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा निम्न अक्षांश, यानी उष्ण कटिबंध जहां होगा वो क्या हो जाएगा? निम्न अक्षांश। और ये हो गया शीतोष्ण का एरिया, तो ये जहां होगा वो मध्य अक्षांश हो जाएगा। अब बात समझ में आई? और बाकी आप समझ गए कि ये वो उच्च अक्षांश हो गया। ये समझाना था हमें आपको। तो ये अगर हम नहीं समझा पाते तो आप नहीं समझ पाते। अब देखिए, इसमें एक और चीज बता दें जो अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, और आदमी पूरी किताब पढ़ लेता है लेकिन इस क्वेश्चंस पर नहीं पहुंच पाता है। अगर 0 डिग्री से आप देखिए तो जैव विविधता कहां पर अधिक रहेगी? 0 डिग्री पर अधिक रहेगी या 90 डिग्री पर अधिक रहेगी? बोलिए ऋतुरंजन जी। वेरी गुड। जहां बारिश ज्यादा होगी, जहां तापमान अधिक होगा, जहां आर्द्रता अधिक होगी, वहीं ना पौधे ज्यादा ग्रो करेंगे। तो जहां पौधे ज्यादा ग्रो करेंगे तो जानवर को खाना भी वहीं मिलेगा, तो जानवर ज्यादा वहां पाया जाएगा। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंध में पाई जाएगी। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे जैव विविधता कम होता चला जाएगा, और 90 डिग्री पर पहुंचेंगे तो सिर्फ 1-2 प्रकार के जानवर पाए जाएंगे या 1-2 प्रकार के पादप पाए जाएंगे, जबकि 0 डिग्री पर इसकी संख्या लाखों प्राणी और जंतु की है। समझ में आ रही? तो इस क्वेश्चंस को हमेशा याद रखिए। सही। इसका जो बीच में सवाल पूछा था उसका आंसर 180 होगा ना? 181 होगा। देखिए, वो जो बात आप बोल रहे हैं तो 180 तो होएगा ही नहीं। 181 सिंपल सी बात है। या तो 181 होगा, तो नहीं तो 179 होगा। ठीक है। जो भूगोलवेत्ताओं के बीच में विवाद है वो किस बात पर विवाद है? वो सिर्फ इसी बात पर न विवाद है कि 90 डिग्री एक बिंदु है, वो एक रेखा नहीं है। कुछ भूगोलवेत्ता मानते हैं कि 90 डिग्री बिंदु है इसलिए वो रेखा नहीं माना जाएगा, और कुछ बोलते हैं कि बिंदु है ही है तो क्या वो इतना छोटा बिंदु है कि सुई के इतना बड़ा है। पृथ्वी चपटी है,
तो ऊपर में कुछ ना कुछ तो लाइन होगा तभी वो बिंदु बनेगा, इस पर विवाद है। तो अगर दोनों तर्क के हिसाब से आप मानिए, तो अगर बिंदु मान लेते हैं तो कुल रेखाओं की संख्या 179 होनी चाहिए, है ना। आप समझ रहे हैं कैसे होना चाहिए। दो ठो बिंदु हटा दिए, दो रेखा हटा दिया, हो रहा था 181, तो 181 में 2 घट गया तो कितना हो गया 179। और अगर बिंदु नहीं रेखा ही हम मान लेते हैं उसको तो 181 होगा। दो बढ़ जाएगा। तो 180 कहाँ से हुआ ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। अब इसमें बीपीएससी कहेगी क्या कि हमने एवरेज निकाल लिया, ना हम 179 को माना और ना हम 181 को माना, दो ठो बिंदु को आपस में मिला दिया तो रेखा बन गया, इसलिए 180 हो गया। तो ये कोई जवाब समझ गए नहीं है। तो हम लोग को पढ़ने के क्रम में ऐसे ऐसे विवाद मिलते रहेंगे और ये हमारे बस में नहीं है, ये आपके बस में नहीं है। देखिए अब देखिए, वो जो मिटा दिए अभी ये, तो आप समझ गए कि ये वनवा कहाँ पाया जाएगा, वहां से वहां तक। यस सर। एक सामान्य बात है। विशेष बात क्या है वो समझ जाइए कि फिर से एक बार बना देते हैं कि मान लिया जाए ये आपको हमने पढ़ाया, तो अब सिर्फ हम इसको ले रहे हैं, ठीक है ना, कि आप 23.5 डिग्री से ऊपर चले गए, ये 23.5 डिग्री से नीचे चले आए, और 23.5 डिग्री से कोई मैदानी भाग है, जैसे मान ले ये मैदानी भाग है, इसी में एक पर्वत बन गया। पर्वत है ना, हमारे भारत में पर्वत पाया जाता है। तो जहां पर पर्वत है ना, उस पर्वत पर भी मिट्टी होगी, तो उस पर्वत पर ये तीनों वन पाए जाएंगे, यानी उष्ण कटिबंधीय वन भी पाया जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय वन भी पाया जाएगा और शंकुधारी वन भी पाया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए छात्रों, क्योंकि जो पर्वत होगा उसको थोड़ा सा समझिए आप, इसलिए इसको आप नहीं समझ पाइएगा तो फिर आगे के क्लास समझ में नहीं आएगा आपको। तो हम एक पर्वत आपको आर्टिफिशियली क्रिएट कर दे रहे हैं। तो आप पढ़ा है ना कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तो कमी आएगी तो मान लिया यहां तक आप पहुंचे, एक लेयर ये हुआ, तो यहां तक का जो भाग है वो ऐसा पाया जाएगा कि उष्ण कटिबंध होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऊपर वाला भाग पर बढ़े तो यहां पर जो पाया जाएगा परिस्थितियां वो शीतोष्ण कटिबंध की तरफ पाई जाएगी, और उसके ऊपर जब आप बढ़ जाइएगा तो यहां पर जो पाया जाएगा वो कैसा, तो शंकुधारी प्रकार का पाया जाएगा। तो पर्वतों पर भी आप बढ़िए तो नीचे में आपको घना वन मिलेगा, उसके बाद और छितरा जाएगा और अंत में बहुत रेयर वन मिलेगा। तो जो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शंकुधारी वनों का जो विस्तार है वो सिर्फ अक्षांशीय विस्तार ही नहीं है। इस धरती पर निम्न अक्षांश, मध्यम अक्षांश और उच्च अक्षांश में इसका विस्तार नहीं है। ये निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश का परिवेश पर्वतों पे भी पाया जाता है। तो अगर कोई पर्वत उष्ण कटिबंध में ही है तो उस पर्वत पर उष्ण कटिबंध में रहने के बावजूद भी उसमें तीनों प्रकार के वन परितंत्र पाए जाएंगे पर्वत पर, ऊंचाई के साथ साथ। यानी सबसे निचला भाग पर क्या पाया जाएगा, उष्ण कटिबंधीय, मध्य में क्या पाया जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, और सबसे ऊपर क्या पाया जाएगा, शंकुधारी। ये समझ में आ गया? तो ये जानना इसलिए आपके लिए अनिवार्य था कि अगर भारत का पढ़िएगा, ये पर्वतीय पढ़िएगा तो उस समय कंफ्यूज कर जाइएगा। तो पहले से आपका कंसेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? तो अभी तक आपको इतनी बातें हमें बतानी थी। अब हम मुख्य मुद्दा पे आ रहे हैं, जो मेन टॉपिक है, बारी बारी से जो है ये तीनों का जो रूप है
वो हम लोग अध्ययन करेंगे, और ऑब्जेक्टिवली पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही महत्वपूर्ण होगा। सब्जेक्टिव तो होगा क्योंकि अधिकांश प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। आप पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम्स, लेकिन ये एक्चुअली में पार्ट है ज्योग्राफी का। इकोसिस्टम्स बना क्या है, विभिन्न विषयों से कुछ कुछ बातें ले ली गई हैं, कुछ बातें ज्योग्राफी से ली गई हैं, कुछ बातें बायोलॉजी से ली गई हैं, ठीक है ना, और ये सब मिला करके एक नया विषय बना दिया गया। तो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप ज्योग्राफी का पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला शीर्षक क्या बनाते हैं? नहीं, उष्ण कटिबंधीय ना, उष्ण कटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना। अब देखिए इसमें हम लोग को जानना क्या है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में जो चीज जानना है वो ये कि इसकी विशेषता क्या होगी। सबसे पहली बात विशेषता है ना, तो विशेषता में होगा कि देखिए इसको भी एक्चुअली में जो है ना ऐसे नहीं ऐसे पढ़िए कि ये भी इसके दो रूप हैं। उष्ण कटिबंधीय वन जब हम बोलते हैं तो इसके दो रूप हैं। एक को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इसका इंग्लिश होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। और दूसरा जो होगा उसको कहेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। क्या बोलेंगे? हाँ, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ना। ऐसे पढ़े तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए कि ये जो विभाजन है तो ये 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक मान लीजिए, और उष्ण कटिबंध, और उसके बाद 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक मान लीजिए, या 20 डिग्री तक मान लीजिए, 23 डिग्री तक। ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि 0 से 10 डिग्री जो है वो पूरा का पूरा उष्ण है, 10 से 20 और जो 10 से लेकर के 20 या 23 तक मानिए ये उपोष्ण है, नहीं उपोष्ण। ये शब्द को याद रखिए, ये जो इलाका है ये पूर्ण उष्ण है, ठीक है ना, यानी ट्रॉपिकल है। असल ट्रॉपिकल यही है, और ये क्या है? उपोष्ण है। अमित, ये क्या है? उपोष्ण। इसका इंग्लिश होगा सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। अब बात समझ में आ गई? तो अभी अभी वो वाला जो मैप बताए थे आपको, फिर उस पर हम आते हैं कि 0 से 23 डिग्री तक हमने क्या दिया था कि जो है वो साहब उष्ण है ना। उसमें भी अंतर है। क्या? उसमें भी अंतर। उस अंतर को थोड़ा सा आप समझिए, तब आपको पढ़ने में और मजा आएगा।
ये जो 0 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है, यही ना बात था। हमने कहा ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। अब देखिए ये सन है, तो सन का गमनागमन जो है वो इस रूप में होगा। तो उसमें सन की एक स्थिति ऐसी होगी, यानी ये 0 से 5 या 10 डिग्री पर, कि चाहे वो 23 डिग्री दक्षिण आ जाए, चाहे वो 23 डिग्री उत्तर आ जाए, इस बीच में उसका जो रेज है, जो तापमान है, हमेशा खड़ा पड़ेगा और सालों भर बराबर रहेगा। जब वो दक्षिणायन होगा तो इधर तिरछा पड़ जाएगा, जब उत्तरायण हो जाएगा सूर्य, यानी ये वाला सूर्य होगा तो इस साइड में तिरछा पड़ जाएगा। तो इस तरीके से उष्णकटिबंध होने के बावजूद भी ये उष्णकटिबंध सूर्य की स्थिति के आधार पर 2 उपखंडों में बंट गया। तो ये 10 डिग्री वाला जो है, इसी को हम लोग क्या बोला, उष्ण। और ये जो 10 डिग्री से लेकर के 23 या 20 डिग्री तक है, उसको हम लोग क्या बोला, उपोष्ण। अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ जो परिस्थिति होगी वो वर्ष भर ज्यादा वर्षा होगा, लेकिन 10 डिग्री से ऊपर वर्ष पर ज्यादा वर्षा नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्रॉपिकल होने के बावजूद भी उसमें एक सूक्ष्मता सा अंतर है। उसी अंतर के कारण उष्णकटिबंध भी 2 प्रकार के वनों में बंट गया है। क्लियर। अब देखिए साहब कि इसी सफर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो आपका होगा, यहां वर्षा लेते हैं, ठीक है। तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, है ना। अब इसी का तुलना कर लेते हैं इसमें। तो यहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक तो अंतर यह है। दूसरा कि यहां जो है तापमान अधिक रहेगा वर्ष भर। यहां तापमान क्या होगा, तुलना में कम रहेगा। किसकी तुलना में, यानी उष्णकटिबंध के तुलना में कम रहेगा, है ना। उसके बाद क्या है साहब, तो यहां की जो मृदा होगी उसमें निक्षालन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, सब समझाते हैं, यानी लीचिंग पाई जाएगी नहीं, और यहां की मृदा में लीचिंग नहीं पाई जाएगी। ठीक है। अब देखिए साहब, यहां जो वृक्ष होंगे वो महोगनी, आबनूस, अधिपादप, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एपीफाइट्स,
और लताएं, जिसको बोलेंगे लियाम्स। यहां जो वृक्ष पाया जाएगा उसमें सागवान, शीशम, साल, बांस। सागवान, शीशम, शीशम, साल और बांस। अब आ जाइए कि जानवर इसमें क्या क्या पाए जाएंगे। तो जानवरों में पाया जाएगा हाथी, गैंडा, जंगली सुअर। हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, और शेर। यहां जानवर क्या पाया जाएगा? तो यहां पाया जाएगा यही सब जानवर पाए जाएंगे। शेर, से अब एक चीज और बच गया है, और वो है क्षेत्र। मतलब कहां कहां ये है। तो अगर क्षेत्र का हम लोग देखें तो ये जो पहला वाला पाया जाएगा वो अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में। उसके बाद दूसरा इसका क्षेत्र होगा कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। तीसरा इसका क्षेत्र होगा गिनी तट, चौथा इसका क्षेत्र होगा अंडमान, और इंडोनेशिया। अगर इसका यानी पर्णपाती का हम लोग क्षेत्र देखें कि कहां कहां पाया जा रहा है, तो ये पाया जाएगा दक्षिणी पूर्व एशिया में, यानी इंडोनेशिया को छोड़ कर करके। उसके बाद पाया जाएगा भारत में, ब्राजील में, और उसके बाद मध्य और दक्षिणी अमेरिका में, और उसके बाद उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। तो ये जो 3 रूप हैं जंगल के इस धरती पर, उसमें एक रूप का पूरा विवरण हमने आपको दिया है। ठीक है, लिखिएगा बाद में, पहले देख लीजिए। इसको उस विविधता के आधार पर, जिस विविधता का वर्णन अभी अभी हमने किया, 2 रूप है। 0 से 10 डिग्री उष्ण कहलाएगा और 10 से 20 तक उपोष्ण कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने साथ साथ आपको कर दिया। पहला, वर्षा उष्ण में 200 सेंटीमीटर से अधिक होगा। दूसरा, यहां 200 सेंटीमीटर से कम होगा। अब वर्षा का डायरेक्ट लिंक जो है वो मृदा से है, कि जब ज्यादा वर्षा होगा तो मृदा का जो ऊपरी उपजाऊ भाग होता है वो बह जाता है।
तो मृदा का ऊपरी उपजाऊ भाग यदि बह जाए तो उस प्रक्रिया को लीचिंग बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं। तो यहाँ प्रतिदिन बारिश होती है, इसलिए 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में जो मृदा होगी वो लीचिंग वाली मृदा होगी, नहीं उपजाऊ नहीं होगी। ठीक है, जबकि यहाँ क्या है कि निक्षालन नहीं होगा, यानी उपजाऊ होगी। अब ऐसी परिस्थिति में यहाँ तापमान अधिक होगा, यहाँ भी तापमान अधिक होगा, इसलिए इसके तुलना में कम होगा। तो यहाँ वर्षा प्रतिदिन होगी, यहाँ वर्षा जो है वो प्रतिदिन नहीं होगी। अब आइए वृक्ष में, तो वृक्ष में वर्षा में जहां ज्यादा होता है वहां महोगनी, आबनूस, अधिपादप लताएं। अब इसको आपको समझना ऐसे है कि जहां उष्णकटिबंधीय वन होंगे वहां के पौधे जो होगा वो काफी लंबा लंबा होगा और जमीन पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाएगी और पत्ते वो अपना सभी के सभी पत्ते एक बार नहीं गिराएंगे, इसलिए हमेशा सदाबहार रहेंगे। तो ये जो महोगनी, आबनूस, ये सब देखा आपने, तो ये सब लंबे लंबे पौधे हैं, 60 फीट 70 फीट इतना ऊंचा हो जाता है। देवदार में तो इसमें है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ चूंकि सूर्य प्रकाश नहीं नीचे आ पाता है तो बीच में पौधों के तने मोटा मोटा हो गए तो उसे मिट्टी उट्टी जम जाता है, तो उस पर कोई नया पौधा उग जाता है, पौधे के ऊपर नया पौधा, जिसको अधिपादप एपीफाइट्स बोलते हैं। ये परजीवी नहीं है, ये भोजन उस पौधे से नहीं बनाता है, ये सिर्फ उसमें अपना जड़ रखता है और बाकी पूरा का पूरा पौधा वो बन जाता है और फिर जो है वो अपना प्रकाश संश्लेषण करता है, उसका अपना खाने का सिस्टम होता है। तो ऐसे पौधों को अधिपादप बोलते हैं। और चूंकि सूर्य का प्रकाश जमीन में पहुंच नहीं पाता है तो नीचे वाले जो पौधे होते हैं वो पौधा का रूप नहीं लेते बल्कि झाड़ी का रूप ले लेते हैं और उनकी लताएं जो हैं वो उसी पेड़ पर चढ़ने लगती हैं। तो इन्हीं को फ्रांस में लियांस के नाम से जाना जाता है। पेड़ पर चढ़ी हुई लताओं को क्या बोलते हैं? लियांस। तो इस प्रकार का वृक्ष का विभाजन वहां यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। यहाँ जो वृक्ष होते हैं उसमें 3 भाग नहीं होता है जंगल का, बल्कि यहाँ सागवान, शीशम, साल, बांस ये सब होता है और ये बहुत इसके तुलना में बहुत ऊंचे नहीं होते हैं और इसमें अधिपादप और लियांस नहीं पाया जाता है। यहाँ सूरज का प्रकाश जमीन पे पड़ता है और इसके जो लकड़ी होते हैं वो फर्नीचर के लिए उपयोगी होते हैं, इसके फर्नीचर के लिए उपयोगी नहीं होते। जानवर में दोनों जगह हाथी, गैंडा, जंगली सुअर और शेर पाया जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। और सबसे बड़ी बात है कि पाया कहाँ जाता है, तो आप देख लीजिए थोड़ा सा मैप को, तो उससे आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अफ्रीका से ज्यादा पाया जाता है। तो देखिए ये क्या है साहब, तो ये आपका 0 डिग्री है। तो देखिए इंडोनेशिया हमने लिखा था ना, तो इंडोनेशिया में ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया इसमें आ जा रहा है जिसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब यहाँ से आगे बढ़िए तो ये जो हो गया केनिया, युगांडा, तंजानिया, डेमोक्रेटिक कांगो, कांगो का नाम लिखा आपको, ये सब यहाँ देख लीजिए। तो मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का क्षेत्र इसमें चला आता है। भारत जो है वो थोड़ा सा इससे ऊपर है, तो भारत का किस में आ जाएगा कि उपोष्ण कटिबंध में। अब उपोष्ण कटिबंध कौन, तो ये जो 0 डिग्री है तो यहां से आपको ये वाला इलाका हो गया, तो भारत इसमें आ गया कि नहीं है। फिर अमेरिका का इलाका आ गया। तो इस तरीके से आपको अपने मस्तिष्क में बैठाना है। तो अब देख लीजिए आप यहाँ जो नाम है कि अमेजन बेसिन देख लिया आपने, जो ब्राजील का इलाका था, कांगो बेसिन और गिनी तट ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का इलाका है। उसके बाद अंडमान, भारत का जो अंडमान है थोड़ा नीचे धंसा हुआ है, तो वो जो है वो 0 डिग्री से 10 डिग्री के अंतर्गत पाया जाता है। और फिर इंडोनेशिया और इसके ऊपरी जो भाग है दक्षिणी पूर्व एशिया का, वो सब में उपोष्ण कटिबंध है। भारत भी उसी में आता है, ब्राजील, दक्षिणी मध्य दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूरा विवरण है आपका किसका,
उष्णकटिबंधीय वन का। ब्राजील सर 0 डिग्री में आएगा ना सर? है ब्राजील 0 डिग्री में आएगा ना? कुछ इलाका उसका आएगा, बाकी सब अधिकांश इलाका जो है वो उसमें आ जाएगा। ये जो आपको बताया जा रहा था इसमें एकदम ये नहीं है कि उसमें कुछ फ्लैक्चुएशंस होता है, ठीक है। अब तो क्या हम लोग को पढ़ना है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, है ना। दूसरा कैटेगरी कौन हो गया? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय इंग्लिश क्या होगा मिश्रा जी? होगा सर टेम्परेट फॉरेस्ट। वेरी गुड, टेम्परेट। फॉरेस्ट। अब देखिए क्या है कि परिस्थिति के अनुसार इसके तो दो ही रूप थे ना, इसके 3 रूप आपको मिलेंगे। कितना? 3। उसमें पहला मिलेगा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय, सदाबहार वन। सदाबहार, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िए। टेम्परेट, वेरी गुड, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है, तीनों का अलग अलग, तब जो है आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम लोग बात करें तो ये जो है महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाया जाएगा। महाद्वीप के पूरी, बहुत गौर से समझिएगा इसको, पूर्वी तट पे, ठीक है। और यहां जो वृक्ष पाए जाएंगे लॉरेल, मैग्लिना, यूकेलिप्टस। लॉरेल, मैग्लिना और यूकेलिप्टस, ठीक है। और जो क्षेत्र इसमें है उसमें आ जाएगा दक्षिणी चीन, जापान, उसके बाद दक्षिणी ब्राजील, उसके बाद आएगा दक्षिणी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, तो जो ये इसको समझिए पहले, ये जो छोटा सा चीज है लेकिन बहुत जरूरी है। तो जो हमने कहा कि महाद्वीप के पूर्वी तट पर जितना महाद्वीप है उसका पूर्वी तट, ये आपको समझने की जरूरत है। तो अब देखिए शीतोष्ण कभी 23 डिग्री के ऊपर, यानी ये जो 23.5 डिग्री है इसके ऊपर की बात की जा रही है। तो ये जो इलाका है यही ना आया शीतोष्ण कटिबंध में। तो शीतोष्ण कटिबंध में हमने कहा सदाबहार वन, तो शीतोष्ण कटिबंध में सदाबहार वन सारे जगहों पे नहीं पाया जाएगा, सिर्फ पूर्वी इलाका में। ये जो इलाका है यहाँ। अब क्यों, इसका जवाब आपको लेना है। तो सदाबहार वन के लिए जरूरी है कि हमेशा जो है वर्षा होता रहे। तो हमेशा वर्षा तो 0 से 5 डिग्री तक हो रहा था। तो यहां जो शीतोष्ण कटिबंध है इसका पूर्वी क्षेत्र में हमेशा वर्षा क्यों होती है? तो हमेशा वर्षा होने के लिए कारण है पछुआ पवने।
जो पश्चिम से चलती है आर्द्रता ले करके और पूरब में आकर के टकरा करके वर्षा करती है। तो इस कारण जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वो इस कटिबंध के पूर्वी छोर पर पाई जाती है, यानी इस छोर पे, इस छोर पे और इस छोर पे। अब बात समझ में आएगी। अब इसमें आपको यही मुख्य रूप से बात जो ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन एराइज होगा वो यही होगा, और क्यों होता है ये कारण पूछा जाएगा। अब उसमें देखिए कि देश कौन है, तो दक्षिणी चीन अभी दिखाया, जापान सब पूरब में है, दक्षिणी ब्राजील नीचे में इस साइड में मिलेगा आपको, और दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, सारा दिमाग में चला गया। वृक्ष में लॉरेल, मैग्लिना और यूकेलिप्टस। क्लियर। अब देखिए इसका जो दूसरा रूप है वो हो जाएगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यही ना, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इंग्लिश क्या बोलेंगे, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, तो इसमें जो चीजें हैं इसमें मिट्टी जो पाई जाएगी वो पॉटजॉल मिट्टी पाई जाएगी जो काफी उपजाऊ होती है। और उसके बाद वृक्ष जो पाए जाएंगे इसमें वो वॉलनट, मैपल, एश वगैरह। इसका क्षेत्र जो होगा वो उत्तरी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, और उसके बाद दक्षिणी चिली, इन सभी क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। एक इसका एक और रूप है शीतोष्ण कटिबंध का, और उसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागरीय वन। क्या? भूमध्य सागरीय वन। हाँ, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ये काफी महत्वपूर्ण है। मेडिटेरियन फॉरेस्ट के बारे में पहले हम बता चुके हैं आपको क्या कि साहब वो भूमध्य सागर जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है उसको बोला जाता है, और इसकी जलवायु पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों से पूरी तरीके से भिन्न है। और भिन्न क्या है कि अन्य क्षेत्रों में गर्मी में वर्षा होती है और यहाँ जाड़े में वर्षा होती है। ठीक है, और इसी को रून घाटी या रोम घाटी भी कहा जाता है। तो रून सागरीय सभ्यता बोल, रून सागरीय जो कटिबंध है, जो परिस्थिति है, वो भूमध्य सागर को ही बोला जाता है। तो ये रून सागर की विशेषता ये है कि जाड़े में वर्षा होगी, यहाँ रस वाले फल पाए जाएंगे जैसे कि संतरा, अंगूर, और शराब का जो शैंपियन का जो एक विशेष रूप होता है वो सब यही पाया जाता है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रूम सागर स्थलाकृति या परिवेश सिर्फ भूमध्य सागर के पास ही नहीं है, भूमध्य सागर के चारों तरफ तो है ही है, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, अफ्रीका का पश्चिमी तट और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट, यहां भी रूम सागर जलवायु पाई जाती है। यानी भूमध्य सागर के अतिरिक्त इन क्षेत्रों में भी जाड़े में वर्षा होती है और यहां भी रसदार फल पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए लास्ट जो बच गया आपको ये, यानी उप अक्षांश वाला, यानी शंकुधारी वन कॉर्निफेरस। तो ये हाई एल्टीट्यूड पर है, बर्फ जमा रहता है 66 डिग्री के पास, जो मैंने आपको दिखाया था। तो वहीं पर ये परिस्थितियां पाई जाती है शंकुधारी वन का। तो शंकुधारी वन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो पौधे होते हैं वो उसके नोक उसकी पत्तियों के होते हैं। ये नोक दो कारणों से होता है, एक कि वाष्पोत्सर्जन कम हो और दूसरा कि बर्फ उस पर गिरता है तो वो सरक करके नीचे चल जाता है, पत्तियों को दबाता नहीं। तो इस ढंग से यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाने के कारण ही जो है हम इनको शंकुधारी वन पाए कहते हैं। और फिर ऊपर में और 66 डिग्री के और ऊपर चले जाइएगा तो कोई वन हम लोग को नहीं मिलेगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगा। अगर मिलेगा तो काई मिलेगा। क्या मिलेगा? काई। इसी शंकुधारी वन को टैगा और टुंड्रा के नाम से भी जानते हैं। जो अलग एक अभी बताया था आपको डायग्राम में, वो एक अलग परिस्थिति की है। तो जब उसका टुंड्रा प्रदेश की परिस्थिति को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विस्तार से इसके बारे में जानेंगे या समझेंगे। तो हम समझते हैं कि आज का क्लास पूरा समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम इसी विषय से संबंधित दूसरा जो परिस्थिति का रूप है, प्रकार है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। ये सब भाग 1 हो गया। नहीं, भाग 1 इसलिए नहीं ना कर रहे हैं।